जय माता दी दोस्तों, मैं अभिषेक बारोटिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हुनर विद डियर अभिषेक सर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान के ऑब्जेक्टिव की हमारी एक सीरीज चल रही है, उसका ये तीसरा पार्ट है। अगर पहले के 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम धातु और अधातु से संबंधित कुछ क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? विद्युत संचालन, ध्वनिक प्रकृति, चमकहीनता, तन्यता। स्टूडेंट्स, आप अगर नहीं जानते हो तो थोड़ा सा धातु के बारे में बताना चाहता हूँ कि धातु क्या होते हैं। तो धातु वो तत्व होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, साथ ही ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, धातु जो होती है उसमें विद्युत आसानी से बह सकती है, ये तन्य होते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं और चमकदार होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो विद्युत संचालन भी होता है, ध्वनिक प्रकृति की भी होती है और धातुओं में तन्यता भी होती है। चमकहीनता यहाँ पर गलत ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा चमकहीनता, क्योंकि धातु तो चमकदार होती है, चमकहीन नहीं होती है। प्रश्न क्रमांक 2 है, वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है, क्योंकि यह निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड के कारण ही क्या होता है, यहाँ पर चांदी की जो वस्तुएं होती है वो काली पड़ जाती। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है? स्टूडेंट्स, ऐसी हमको अधातु बताना है जो चमकदार हो। ऑप्शंस दिए हैं, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन। तो इसका सही जवाब होगा आयोडीन। आयोडीन एक प्रकार की अधातु है जो कि चमकदार होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? अब स्टूडेंट्स, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? तो ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण बनाता हो, उसको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो ऐसी धातु बताना है जो उभयधर्मी ऑक्साइड, मतलब जो जो क्षार और अम्ल दोनों से मिलकर लवण बनाती है, तो ये होगी एल्यूमिनियम। इसका सही जवाब होगा एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? ये इसका सही जवाब होगा अमलगम। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ अमलगम क्या होता है। तो पारा और अन्य किसी धातु को मिलाकर जो धातु बनाई जाती है उसको अमलगम कहते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पारा और कोई अन्य धातु मिलकर जो धातु बनती है उसको अमलगम कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा अमलगम। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है एक प्रकार की अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो सही जवाब होगा हाइड्रोजन। जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कुछ और ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। जैव प्रक्रम पर आधारित कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सही विकल्प हैं, तो आइए उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहला दिया है, वसा को वसी अम्ल में कौन सा विकर परिवर्तित करता है? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब होगा लाइपेज। लाइपेज वसा को वसी अम्ल में परिवर्तित करता है। अगला, श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो स्टूडेंट्स, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो उपचयन प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया। अगला है, यदि लार में लारे एमाइलेज का अभाव हो तो मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होती है?
तो इसका सही जवाब होगा स्टार्च का शर्करा में विघटन नहीं होता है। यदि लार में लारे एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख गुहा में स्टार्च का शर्करा में विघटन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत जो है यकृत से पित्त रस प्राप्त करती है। अगला है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्राय क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होगा स्टूडेंट्स पायरुवेट का एथेनॉल में परिवर्तन। पायरुवेट का एथेनॉल में परिवर्तन होने के कारण ही ऐसा होता है कि क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का सा महसूस होता है। अगला देखेंगे, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण किस भाग से होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण किस भाग से होता है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब हो जाएगा आमाशय। आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैविक उत्प्रेरक। तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जो जैविक उत्प्रेरक है उसको हम एंजाइम कहते हैं। और एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। अगला, पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया निम्नलिखित पर निर्भर करती है। पर्णरंध्र जो पेड़ पौधों में जो श्वसन क्रिया होती है, तो पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया है वो गार्ड कोशिका में जल की मात्रा पर निर्भर करती है। गार्ड कोशिका में जल की मात्रा पर निर्भर करती है। अगला है, निम्न में से क्या प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है? क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, सूर्य प्रकाश होना जरूरी है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो सूर्य के प्रकाश में ही होगी। पानी का होना भी जरूरी है। ऑक्सीजन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो पत्ती की सतह पर पाए जाते हैं उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टोमेटा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो पत्तियों में होती है। अगला प्रश्न है, आहार नली का वह भाग जहां कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो मुख गुहिका, मतलब हमारा जो पाचन है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, मुख से ही शुरू हो जाता है। तो यह तो पाचन क्रिया होती है मुख गुहिका में। आमाशय में भी पाचन क्रिया होती है, छोटी आंत में भी पाचन क्रिया होती है। ग्रसिका में पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रसिका में पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रसिका। अगला है, आमाशय में पाए जाते हैं। तो आमाशय में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? स्टूडेंट्स आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पाया जाता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम भी पाए जाते हैं और श्लेष्मा भी पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है। जो आहार नली है उसका सबसे लंबा भाग क्या होगा? तो छोटी आंत, आमाशय, ग्रसिका, मलाशय। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे लंबा जो भाग होता है वो छोटी आंत का होता है। नाम छोटी है, छोटी आंत है, लेकिन होती सबसे लंबी है। तो इसका सही जवाब होगा छोटी आंत। अगला, सूक्ष्म रोम का कार्य होता है। सूक्ष्म रोम का क्या कार्य होता है?
सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना, भोजन का अवशोषण, दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों। जो सूक्ष्म रोम का कार्य होता है वो होता है सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना और भोजन का अवशोषण, दोनों काम होते हैं। श्वसन प्रक्रिया है, तो श्वसन प्रक्रिया भी हमने देखा था उपचयन प्रक्रिया है, और वहीं देखा जाए तो इसको ऊष्माक्षेपी क्रिया भी कहते हैं। ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन, जो ग्लूकोज है उसका पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है? तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में क्या होता है? ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन होता है। अगला है एटीपी का उपयोग होता है पेशियों को सिकोड़ने में, प्रोटीन संश्लेषण में, तंत्रिका आवेश संचरण में, या उपरोक्त सभी। तो एटीपी का जो कार्य है वो पेशियों को सिकोड़ने में भी है, प्रोटीन संश्लेषण में भी है, तंत्रिका आवेश संचरण में भी है। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। लार में पाए जाने वाले एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज का कार्य होता है। जो लार में सलाइवरी एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है उसका क्या कार्य होता है? तो स्टूडेंट्स उसका कार्य होता है स्टार्च का शर्करा में विघटन। स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम कौन करता है? तो वह होता है जो एंजाइम है हमारा सलाइवरी एमाइलेज, वो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। यकृत द्वारा पित्त रस आहार नली के किस भाग में स्रावित किया जाता है? यकृत द्वारा पित्त रस आहार नली के किस भाग में स्रावित किया जाता है? स्टूडेंट्स ये हमारा रिपीट हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत। कार्बोहाइड्रेट के आयोडीन विलयन परीक्षण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? लाल, हराके, पीला, नीला, बैंगनी। तो स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट के आयोडीन विलयन परीक्षण में हमें नीला बैंगनी रंग प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीला बैंगनी। अगला लास्ट प्रश्न है आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो इसका सही जवाब है छोटी आंत। छोटी आंत में आकर हमारा भोजन पूर्णतः पच जाता है, यहाँ पर भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है छोटी आंत में। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे लगभग 25 से 30 प्रश्न जो कि हमने आज देखे हैं। इसी तरह से हम अपनी तैयारी को और आगे करेंगे और कुछ 2-4 वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इनमें से आपके ऑब्जेक्टिव वार्षिक परीक्षा में फंसेंगे। तो चैनल से जुड़े रहें, अपनी तैयारी को करते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।